हेलो अनस्टॉपेबल आर्मी, क्या हाल चाल। कॉन्सेप्ट से लेकर क्लैरिटी तक की सफर में आप सभी का बिल्कुल ताबड़तोड़ धुआंधार धमाकेदार तरीके से स्वागत है। बच्चों, बात कर रहे हैं जेई एडवांस के वो सवाल जो क्लास 10 का बच्चा बड़े आराम से बना सकता है, और जेई एस्पिरेंट्स के लिए ये बोनस क्वेश्चंस किस तरीके से क्रिटिकल थिंकिंग को इन्वॉल्व करेगा। क्या अभी से वो सारी चीजें आप डेवलप कर सकते हो? क्या यहाँ पे लॉजिकल अप्रोच जो होगा वो आप कहीं ना कहीं डेवलप कर पाओगे? इन सारे सवालों का वन स्टॉप सोल्यूशन आप सभी के लिए लेकर आया हूं। बात कर लेता हूं निम्बस अर्ली अचीवर बैच को लेकर। बच्चों, इस बैच में आपको वो सारी चीजें मिल जाएंगी जो आप अपने एडवांस की जर्नी से एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और आई नो कि अभी आप क्लास 10th में हो, तो 2027 में जाकर आप फर्स्ट टाइम अपना जेई का मेंस और एडवांस का एग्जाम दोगे। तो ये जो सफर है ये इतना आसान नहीं होने वाला है। जितनी जम की तैयारी होने वाली उससे कहीं ज्यादा आपके हर एक स्टेप की वैल्यू है। क्या आप यहां पे स्ट्रैटेजी इन्वॉल्व कर रहे हो, तो वो सब कुछ आपको निखार कर देगा ये जेई के लिए निम्बस अर्ली अचीवर बैच। और देख लो यार, इंडिया के सारे टॉप टीचर आपके साथ हैं। अभी आपका गोल बहुत क्लियर है, यानी जेई और नीट जैसे एग्जाम को लेकर या किसी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम को लेकर, तो बहुत बढ़िया। पर काफी सारे बच्चे इस मोमेंट पे अभी डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि सर आगे क्या करना है। वो डिपेंड करता है उनके परफॉर्मेंस के बेसिस पे। तो मैं बात कर लूं बच्चों आपके प्रहार फास्ट ट्रैक को लेकर, बड़े आराम से इस बैच में एनरोल करके इस साल के बोर्ड एग्जाम में रैंकर्स की लिस्ट में आने का सपना जो है वो पूरा हो सकता है। क्योंकि यहां पे आपके इंडिया के सारे टॉप एजुकेटर्स साथ में हैं, और यहां पे वो जर्नी जो है जिसमें आप एक्सेल करना चाहते हो, हर एक चीज किस टाइम पे कैसा आपको चाहिए वो सब कुछ डिसाइड करके दे देंगे। बस आपको फॉलो अप लेना है, पूरे डेडिकेशन के साथ ब्लाइंडली अपने टीचर को फॉलो करना है, दैट्स इट। यहां पे आपको सिंपल टाइटन्स कोड यूज कर लोगे और ये बैच फ्लैट आपको 999 में मिल जाएगा। और हाँ, एक और बात बता दूं यार, कि जिस गोल के लिए अगर आप सब्सक्रिप्शन की बात कर रहे हो, तो ये आपके नवंबर 30 तक वैलिड है। और यहां पे क्लियर कट बोल रहा है भैया कि आपके प्राइस में हाइक होने वाला है 4 दिसंबर से। तो ये यार जो अपॉर्चुनिटी है ग्रैब कर लीजिए। फ्लैट 50% ऑफ तो चल ही रहा है, लेकिन साथ में जब भी आप सब्सक्रिप्शन की बात करते हो तो अप टू 4 मंथ का एक्सटेंडेड सब्सक्रिप्शन आपको मिल रहा है। तो आई थिंक दिस इज द गुड टू गो टाइम जहां पे आपको डिसाइड करना पड़ेगा और ये सारी चीजें ग्रैब करके फटाफट से अपनी जर्नी के लिए कहीं ना कहीं अपने आप को लगा देना पड़ेगा। चलिए, जेई एडवांस के कुछ सवालों की बात कर लेते हैं कि क्या ये क्लास 10 का बच्चा एनालिटिकल इसमें सोच सकता है, एनालिटिकल अप्रोच लगाकर इन सवालों को तोड़ सकता है। क्रिटिकली इन सवालों में क्या क्या चीजें होंगी उसको भी डिटेल में डिस्कस करने वाले। लेट एपी ए कॉमा डी। अब यह एक एपी है जिसमें ए कॉमा डी, अब ये ब्रैकेट के अंदर ए कॉमा डी डिनोट क्या कर रहा है? डिनोट कर रहा है सेट ऑफ ऑल द टर्म्स ऑफ इनफाइनाइट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। पहली बात की ये जो एपी है बेटा ये फाइनाइट नहीं है। इनफाइनाइट का मतलब इसमें नंबर ऑफ टर्म्स इनफाइनाइट है, और ये डिनोट कर रहा है भैया इसमें पहला टर्म ए है और कॉमन डिफरेंस डी जो कि ग्रेटर देन 0 है। यानी अगर मेरा ए कॉमा डी लिखा हुआ है तो इसका सीधा सा मतलब है कि इसका पहला टर्म ए दिखा रहा है और डी हमारा कॉमन डिफरेंस दिखा रहा है। अब बोल रहा है कि एपी है 1,3, दूसरा एपी है 2,5, तीसरा एपी है 3,7, और बोला एक और एपी ए कॉमा डी। अब ये जो सिंबल लगा हुआ बच्चों, मैं बात कर लूं कि यूनियन का सिंबल होता है ये। यूनियन का मतलब सभी को क्लब करके एक साथ देखो। इंटरसेक्शन का मतलब होता है सभी में एक साथ कॉमन हो, सभी में जो चीज एक साथ कॉमन हो, जो चीज एक साथ कॉमन हो, दैट्स इट। ये इसका सिंबल का मतलब होता है। क्लास 11th में जाती है आपको सेट थ्योरी में बहुत बेसिक सी बात है जो सीख जाओगे। और बाय द वे बहुत सारे बच्चे जो ओलंपियाड की तैयारी कर रहे हैं उनको ये बात पता है कि भैया यूनियन का मतलब जो ऑल राउंड, मैं बोलूं कि भैया एक्स का ये इतने सारे एलिमेंट है, ये वाई का एलिमेंट है, ये जेड के एलिमेंट है, तो इन तीनों को क्लब करोगे तो ये यूनियन देगा। पर मैं बोलूं कि एक्स वाई और जेड तीनों में कॉमन क्या है, तो ये एरिया आप देख रहे हो कि तीनों में कॉमन है। एक्स वाई जेड में ये एरिया जो है तीनों में कॉमन है, तो ये तीनों का इंटरसेक्शन कहलाएगा। तो इंटरसेक्शन का मतलब होता है सभी में जो चीज एक साथ कॉमन हो, दैट्स इट। तो आपको इंटरसेक्शन सिंबल का मतलब पता चल गया। आप सीधे चलते भैया कॉन्सेप्ट को लेकर कि यहां पे क्या बात होने वाली। हमें इन तीनों एपी से वो टर्म्स निकालने हैं, वो टर्म्स निकालने हैं जो कॉमन है। भैया ये 3 एपी है और हमें ए कॉमा डी चाहिए, मतलब फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस चाहिए उस एपी का, और इसके भी यहां पे ए प्लस डी की वैल्यू कैलकुलेट करके दे दी है। यार सुनने में तो काफी आसान लग रहा है कि भैया 3 एपी है, कॉमन टर्म्स निकाल लेंगे। चलिए यहां पे एक एक करके तोड़ना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वाले अगर एपी को मैं लिखने की कोशिश करूं, एपी नंबर अगर मैं 1 को लिखने की कोशिश करूं, लेटेस्ट चेक कैसा लिखा जाएगा भैया। ये मेरा पहला टर्म 1 को इंडिकेट करेगा और कॉमन डिफरेंस ये 3 है। ये मेरा फर्स्ट टर्म है और ये मेरा कॉमन डिफरेंस है। तो मैं अगला टर्म कैसे लिखूंगा, 3 को जोड़ के, तो आ जाएगा 4 प्लस 3
7, 7 प्लस 3 10, 10 प्लस 3 13, 13 प्लस 3 14, 14 प्लस 3 ऐसे जोड़ते जाओगे 19, 19 प्लस 3 20। ये आपको प्रोसेस करते जाना। तो भैया ये आ जाएगा आपके पास 22 और ये बढ़ते जाएंगे। एक बार मैं क्रॉस चेक कर लूं भैया, अपने पास फर्स्ट टर्म है 1 और कॉमन डिफरेंस है 3, 1 प्लस 3 4, 4 प्लस 3 7, 7 प्लस 3 10, 13, 13। ओहो ओहो ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, 13 प्लस 3 16, 16 प्लस 3 19 और 19 प्लस 3। भैया कब तक लिखेंगे, अभी छोड़ देते हैं, बस इतनी सी बात समझ लेते हैं। दूसरे टर्म की अगर मैं बात कर लूं, दूसरे एपी की बात कर लूं, दूसरे, मुझे लगा था कि कुछ गड़बड़ हो गया, टर्म्स बड़े अब्रप्ट से आ रहे। 3 7, 7 प्लस 3 10, 10 प्लस 13 16, 16 के बाद 19। ठीक है, दूसरा एपी का बोला कि फर्स्ट टर्म 2 है और कॉमन डिफरेंस 5 के बराबर है, तो 5 प्लस 2 7, 7 प्लस 5 12, 12 प्लस 5 17, 17 प्लस 5। भैया ये लिखेंगे या छोड़ दे, लिखेंगे या छोड़ दे, मैं अभी इसको छोड़ रहा हूं, मुझे पता है कि ये इनफाइनाइट एपी है, तो लिखने का कोई अभी लॉजिक समझ में नहीं आ रहा है, जरूरत पड़ेगी तो देखेंगे। तीसरा जो एपी हमारे पास दिख रहा है बच्चों, वो आपके सामने कुछ ऐसा दिख रहा है, देखिएगा। फर्स्ट टर्म है 3 और कॉमन डिफरेंस है 7, तो भैया इसमें अगर 7 जोड़ दूंगा तो 10 आ जाएगा, 7 जोड़ दूंगा 17, 7 जोड़ दूंगा 24 और 7 जोड़ दूंगा 31। ये ऐसे चलता रहेगा, चलता रहेगा। इसको भी क्रॉस चेक कर लेते हैं। 2 प्लस 5 7, 5 प्लस 7 12, 12 प्लस 5 17, 17 प्लस 5 22, 22 प्लस 5 27। तो ये ऐसे चलता रहेगा। अब मुझे इन तीनों एपी के कॉमन टर्म्स देखने हैं यार। अभी के लिए मुझे कुछ भी ऐसा नहीं दिख रहा है जो तीनों में एक साथ कॉमन आ जाए। जैसे देखो 17 17 है पर ऊपर वाले में 17 गायब है, इसमें 7 और 7 है पर नीचे वाले में 7 गायब है। तो मुझे यहां पे थोड़ी क्लैरिटी नहीं मिल रही है अभी इस मोमेंट पे कि इनका कॉमन टर्म्स क्या होगा। तो दो अप्रोच होते हैं, एक होता है बेटा स्मार्ट वन और एक होता है भैया एक ऐसा जो कन्वेंशनल अप्रोच। बहुत सारे बच्चे पता है क्या करेंगे, आगे तक बढ़ते जाएंगे, कम से कम 10 टर्म्स लिखेंगे, इसके 10 टर्म, इसके 10 टर्म, कहीं तो मिलेगा गुरुजी, थोड़ा एफर्ट लगा लेते कहीं तो मिलेगा। पर क्या ये जो अप्रोच है, अगर इस तरीके से चलोगे बेटा, मैं बता दूं कि फॉर श्योर आपका पहला कॉमन टर्म 52 के बराबर आ जाएगा। ये मैं गारंटी देता हूं, जब आप ऐसे चलते जाओगे, आगे के सारे टर्म्स लिखते जाओगे, तो कहीं ना कहीं आप देखो ना 31 पहुंच गए हो, तो 52 पहुंचने में देर नहीं होगी। पर ये अप्रोच बहुत ज्यादा हार्डवर्क मांगता है और ये थोड़ा सा ऐसा होता है ना कि टाइम कम होता है ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। तो ये अप्रोच अगर आप लेकर चलोगे तो थोड़ा अटक सकते हो, आपको कहीं ना कहीं पीयर प्रेशर जनरेट कर सकता है आगे के टर्म्स को खोजने में। कॉमन डिफरेंस निकालना सबसे ज्यादा आसान टास्क है। एक एपी, दो एपी के बीच का कॉमन टर्म्स हो 3 4 5 10 50 जितने भी एपी दे दिए, अगर आपके पास इन सारे एपी से बनने वाले जो कॉमन टर्म्स का कॉमन डिफरेंस है, नीचे भी तो एक आएगा ना बेटा, जैसे फर्स्ट टर्म 52 कॉमन डिफरेंस कुछ ऐसा, ये एपी आएगा, तो इस वाले एपी का ये 3 4 10 50 जितने भी दे दे, इस वाले एपी का जो कॉमन डिफरेंस आता है वो आता है इन सारे एपी के कॉमन डिफरेंस के एलसीएम से। भैया पहले वाले का 3 है, दूसरे वाले का 5 है, तीसरे वाले का 7 है। 3 5 7 भैया तीनों प्राइम है तो प्रोडक्ट निकाल दो सीधे, तीनों प्राइम है तो एलसीएम लेने पे प्रोडक्ट जैसा ही आएगा। 5 3 जा 15, 15 7 जा, देख लीजिए बेटा, ये आपका बड़े आराम से कैलकुलेट होके आ गया। मैं थोड़ा साइड होता हूं, आप जरूर से देख लीजिए। कॉमन डिफरेंस जो आपका निकालना होगा दोस्त, वो निकालना होगा इन तीनों एपी के एलसीएम से। तो मेरे पास जो वैल्यू आ रही है वो आ रही बेटा 105 के बराबर। साफ शब्दों में मेरे पास फर्स्ट टर्म आ गया, कॉमन डिफरेंस आ गया, आराम से इसकी वैल्यू मैं चिपका सकता था। चलिए भैया देख लेते हैं कितना आ रहा है। फर्स्ट टर्म आ रहा है 52 और कॉमन डिफरेंस आ रहा है बेटा आपके पास 105। देख लीजिए कितना आ जाएगा, तो 5 प्लस 2 7, 5 और वेट दैट वुड बी 5 एंड दैट वुड बी 7, 157 मेरे पास सही जवाब आ गया। पर क्या ये जो अप्रोच है, काफी सारे बच्चे यहां पे अटकेंगे और गिव अप कर देते हैं। तो कुछ तो ऐसा लॉजिकल अप्रोच होगा, उस लॉजिकल अप्रोच को सिखाने में यहां पे आया हूं, वो क्रिटिकल थिंकिंग सिखाने। मेरे दिमाग में एक चीज चल रहा है यार बड़ी कुराफात तरीके से, कि मान लेते इसका mth टर्म, इसका nth टर्म और इसका rth टर्म, ये तीनों आपस में बराबर है। मतलब पहले टर्म की आप बात करना चाह रहे हो सर, तीनों ही आपस में बराबर है, मतलब एक ऐसा टर्म जो तीनों में ही कॉमन है, मैं उसको खोजने के लिए यहां पे तत्पर हूं। तो मैं यहां पे इसके mth टर्म को लिखता हूं। चल इस लॉजिक को थोड़ा कनेक्ट करते हैं कि इसका mth टर्म कैसे लिखूंगा भैया, फर्स्ट टर्म प्लस m-1 इंटू कॉमन डिफरेंस जो कि 3 के बराबर दिया हुआ है, ये इसका mth टर्म दूसरे वाले के nth टर्म के बराबर होगा, 2 प्लस n-1 और कॉमन डिफरेंस 5। यहां से मैं m की वैल्यू सॉल्व करता हूं n के टर्म्स में, क्योंकि दो वेरिएबल। अब देखना
ये आ जाएगा कितना, ध्यान दो, ये कितना आ जाएगा 3m माइनस 3 प्लस 1 माइनस 2 आ जाएगा। और यहां पे देखिए बेटा 5n माइनस का 5 प्लस का 2 माइनस का 3 आ जाएगा। तो मैं बोल पाऊंगा कि यहां से m की वैल्यू देखो, ये 2 लाकर जोड़ दो, कितना आ जाएगा 5n माइनस 1, कितना आ जाएगा 5n माइनस 1। और यहां से 3 डिवाइड कर दो तो ये m की वैल्यू दे रखा है। अब मैं यहां पे एक बहुत तगड़ा लॉजिक आपको समझाने वाला हूं, ध्यान से सुनिएगा बेटा। वो लॉजिक क्या है, आपको पता है कि ये जो m n p q r जो भी ले रहे हो आप, ये टर्म्स ले रहे हो, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, क्या ये नेचुरल नंबर ही होंगे? क्या ये तीनों के तीनों नेचुरल नंबर की कैटेगरी से बिलोंग करेंगे? बताइएगा यस और नो, यस और नो। भैया बहुत ऑब्वियस है ना कि टर्म्स मतलब आप बोलते हो फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, तो जब ये 1 2 3 ही काउंट कर रहे हो तो ये तो नेचुरल नंबर है। तो मेरे पास जो लॉजिक समझ में आया वो कुछ ऐसा आया कि n की जो वैल्यू एक्सेप्ट होगी वो नेचुरल नंबर होगी, और उसके बिहाफ पे m की जो वैल्यू आएगी वो भी नेचुरल नंबर ही होना चाहिए। साफ शब्दों में n की ऐसी वैल्यू लो कि भैया ये ऊपर वाली वैल्यू 3 से डिविजिबल हो जाए ताकि m नेचुरल आ जाए। बात समझ रहे हो? अब मैं दिमाग लगाता हूं, n की वैल्यू 1 लेकर देखता हूं, n की वैल्यू 1 लेता हूं तो 5 1 जा 5, 5 में 1 जाएगा 4, 4/3 नेचुरल नंबर m के लिए नहीं आया, तो भैया n की वैल्यू 1 एक्सेप्टेबल नहीं है। जो n की वैल्यू एक्सेप्टेबल है सिर्फ मैं उस पर खेलूंगा। n की वैल्यू 2 लेता हूं, 5 2 जा 10, 10 में से 1 जाएगा 9, 9/3 मतलब 3 आ गया भैया, तो n की वैल्यू 2 ले सकता हूं। 3 लेकर देखता हूं, 5 3 जा 15, 15 में से आ जाएगा 14, भैया 3 से डिविजिबल नहीं है। 4 लेकर देखता हूं, 4 5 जा 20, 20 माइनस 1 19, डिविजिबल ही नहीं है। 5 लेकर देखता हूं, 5 5 जा 25, 25 माइनस 1 24, ये डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल है 8 टाइम्स में। 6 लेकर देखता हूं, 6 5 जा 30, 30 माइनस 1 29, 29 3 से डिविजिबल है, मतलब ये नेचुरल नंबर नहीं आएगा। चलिए भैया 6 ले लिया, 7 7 5 जा 35, 35 माइनस 1 34, वो भी नहीं है। 8 लेकर देखता हूं, 8 5 जा 40, 40 माइनस 1 39, भैया 39 डिविजिबल है। चलो भैया बहुत बड़ी, आगे चलता हूं। 9 लेकर देखो, 9 5 जा 45, 45 माइनस 1 44, नहीं है। 10 लेकर देखता हूं, 10 5 जा 50, 50 माइनस 1 49, 49 क्या 3 से डिविजिबल है? नहीं। 11 लेकर देखता हूं, 11 5 जा 55, 55 माइनस 1 54, 54 डिविजिबल है। तो ये चलते जाएंगे। अब मुझे नहीं पता कि कहां तक चलना है, पर ये क्लैरिटी है कि यहां तक तो जरूर जाना है, यहां तक तो जरूर जाना है। 4-5 टर्म्स आपने लिख लिया जो कि m और n में कॉमन होंगे, यानी n का दूसरा टर्म, 5वां टर्म, 8वां टर्म और 11वें नंबर का टर्म m के इन टर्म्स से कॉमन होगा। अब लॉजिक कनेक्ट कराते हैं भैया कि अगर मैं nth टर्म का rth टर्म के साथ देखता, क्योंकि इनके बीच का जो कॉमन टर्म्स जो है वो तो मैंने इससे फिगर आउट कर लिया कि भैया दूसरा टर्म 5वां 8वां और 11वां, n का दूसरा, n की वैल्यू 2 रखने पे, n की वैल्यू 2 रखने पे ये एक्चुअली में कॉमन कुछ आ रहा है। अब खुद आप देखो, खुद देखो कि n की वैल्यू अगर मैं 2 रख दूं, n की वैल्यू आइडियली मैं 2 रख दूं तो 2 माइनस 1 1, 5 1 जा 5, 5 प्लस 2 7, भैया इसमें भी 7 है, इसमें भी 7 है, कॉमन मिला कि नहीं? n की वैल्यू 5 रखो तो 5 में से 1 जाएगा, 5 में से 1 जाएगा, देखो कितना आ जाएगा। मैं यहां पे देखता हूं ऊपर वाले में कि भैया 5 में से अगर मैं 1 देखता हूं 4, 4 5 जा 20, 20 प्लस 2 27, आगे इसका 27 और इसका 27 कॉमन आता। देखिए ना, और कुछ कॉमन दिख रहा है क्या? तो ये हम लॉजिकली बिल्ड कर पा रहे हैं बड़े आराम से। अब मेरे दिमाग में चल रहा है कि m और n में जो कॉमन चीजें थी वो तो हमने निकाल लिया इन वैल्यूज से। काश मैं n और r में भी ऐसा ही ढूंढूं, n और r में ढूंढूं, तो r वाले के लिए कैसे लिखोगे? r वाले के लिए कैसे लिखोगे? 3 प्लस r माइनस 1 इंटू 7, कैसे लिखोगे दोस्त? 3 प्लस r माइनस 1 इंटू 7, क्योंकि इसका फर्स्ट टर्म 3 है, कॉमन डिफरेंस 7 है। भैया n के लिए तो वही रहेगा ना, n में तो कुछ बदलेगा नहीं। 2 और 5 है तो लिख लेंगे, 2 और 5 है तो लिख लेंगे, 2 और 5 है तो लिख लेंगे। चलिए देखते कितना आ जाएगा। 7r माइनस 7 प्लस का 3, भैया माइनस का 4 आ जाएगा। यहां पे देखना बेटा 5n माइनस 3, चलिए भैया 4 का ला देता हूं तो यह जाएगा 5n, ये आएगा प्लस का 4 यानी 1, और ये r 7 नीचे ला देता हूं ऐसा। अब वही पुराना कंडीशन, मैं चेक करूंगा कि n की क्या नेचुरल वैल्यू ले लूं जिससे r भी आ जाए। साफ शब्दों में कि ऊपर जो भी वैल्यू बनेगा वो 7 से डिविजिबल होना चाहिए। n की वैल्यू डालूंगा, मैं 1 डाल के देखता हूं, 5 प्लस 1, 5 1 जा 5, 6 डिवाइड नहीं होगा। 2 डाल के देखता हूं, 5 2 जा 10, 10 प्लस 1 11 नहीं होगा। 3 डाल के देखता हूं, 5 3 जा 15, 15 प्लस 1 16 नहीं होगा। 4 डाल के देखता हूं, 5 4 जा 20, 20 प्लस 1 21, भैया हो जाएगा, ये डिविजिबल होगा, 7 से डिविजिबल होगा। 4 के बाद देखिएगा बेटा 5 डालता हूं, 5 5 जा 25, 25 प्लस 1 26 नहीं होगा। 6 डाल के देखता हूं, 5 6 जा 30, 30 प्लस 1 31 नहीं होगा।
7 डाल के देखता हूं, 7 5 जा 35, 35 प्लस 1 36, नहीं होगा। चलिए भैया 7 के बाद 8 डाल के देखता हूं, 8 5 जा 40, 40 प्लस 1 41, नहीं होगा। 9 डाल के देखता हूं, 9 5 जा 45, 45 प्लस 1 46, 46 हो जाएगा क्या? यस हो जाएगा सर। तो मैं 9 ले सकता। देख लीजिएगा बेटा, अगर मैं इसकी वैल्यू 9 डालता हूं, 9 5 जा 45, 45 प्लस 1 46, 7 गुड़े 6 42, नो 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 नहीं होगा, नहीं होगा। 7 6 जा 42, ठीक है, नहीं होगा। 10 डाल के देखता हूं, 51 नहीं होगा। 11 डाल के देखता हूं, 11 5 जा 55, 55 प्लस 1 56, 7 8 जा 56, मतलब 11 टर्म्स हो जाएगा। यार मुझे कुछ बात चमक रही है। मैं mth टर्म, nth टर्म और rth टर्म में अगर मैं देखूं तो पहले इन दोनों में कॉमन क्या क्या आ रहा था उसको मैं नोट करता हूं। इन दोनों में जो मेरे पास n की वैल्यू कॉमन आ रही थी वो देखता हूं। मतलब इन दोनों में जो कॉमन टर्म्स आ रहा था ना n के बेसिस पे वो देखता हूं। क्या कह रहा था नोट करता हूं। 2 5 8 11 एंड सो ऑन। क्या बेटा? 2 5 8 11 एंड सो ऑन। भैया n और r के बेसिस पे जो n की वैल्यू आ रही थी वो क्या आ रही थी वो भी देख लेता हूं। भैया वो आ रही है अपने पास 4 11 एंड सो ऑन। यार इनमें कुछ तो कॉमन है। कोई तो ऐसी n की वैल्यू है जो m के साथ भी शेयर हो रहा है और r के साथ भी शेयर हो रहा है। दिख गया क्या? दिख गया क्या? भैया n इक्वल टू 11 एक ऐसा टर्म है, यानी n इक्वल टू 11 एक ऐसा टर्म है, या आप ऐसे बोलो कि भैया दूसरे एपी का 11th टर्म ऐसा है जो पहले वाले के साथ भी कॉमन से आया इक्वेट करके, दूसरे वाले के साथ भी कॉमन आया इक्वेट करके। तो मेरे दिमाग में बात क्लियर हो गई भैया, इन तीनों में जो कॉमन टर्म आएगा वो आएगा दूसरे वाले एपी का 11वें नंबर का टर्म। अब वो कैलकुलेट कर लेते भैया, दूसरे वाले एपी का 11th नंबर का टर्म क्या होगा। तो A11 निकालता हूं दूसरे वाले एपी का। चलिए भैया, फर्स्ट टर्म 2, 11 माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस 5। चलिए देख लेते हैं 2, 10 5 जा 50, बताइएगा कितना आ गया। यही तो मैं निकाला था, यही तो मैं निकाला था मेरी जान, जब तुम बहुत आगे तक लिखोगे। तो ये होता है आपका क्रिटिकल थिंकिंग और एग्जैक्ट एक कॉन्सेप्चुअल अप्रोच जो सवालों में आपको लगाना होता है। मजा आया कि नहीं मेरी जान? बताइएगा फटाफट से। चलते हैं थोड़े और बेहतरीन सवालों की तरफ। तो अब बोला ओ भाई साहब पैराग्राफ वाले, मतलब तगड़े मार्क्स तो देकर जाएगा। P और Q इंटीजर हैं, अल्फा और बीटा आपके रूट्स हैं इस इक्वेशन के, जहां पे आपके पास बोल रखा है अल्फा नॉट इक्वल टू बीटा, n मतलब 0 1 2 3 ये मैं वैल्यू ले सकता हूं, यानी a नॉट a1 a2 a3 ले सकता हूं। अब बोला कि P अल्फा की पावर n प्लस Q बीटा की पावर n। एक फैक्ट दिया हुआ है कि अगर मान लो कि ऐसा कुछ लिखा हो, एक फैक्ट है कि ऐसा कुछ लिखा हो, तो साफ शब्दों में समझना कि ये मेरा रेशनल पार्ट है और इरेशनल के साथ मल्टीप्लाई मतलब इरेशनल पार्ट। तो रेशनल का रेशनल के साथ कंपैरिजन करूंगा, कुछ नहीं दिया मतलब 0 इंटू रूट 5 होगा। तो इरेशनल का इरेशनल के साथ, तो ए की वैल्यू 0 और बी की वैल्यू 0 दिख गई क्या? तो मैं यहां पे वो फैक्ट डिनाई नहीं करूंगा कि ये कंपैरिजन वाला गेम भी यहां पे खेलना पड़ेगा, क्योंकि ये फैक्ट दे रहा मतलब ऐसा कुछ हो सकता है सवाल में इंडिकेट कर रहा। चलिए भैया, मुझे निकालना है यहां पे सवाल में कि 8 12 बता दो, 8 12 बता दो। ये क्या दे रखा है भैया? ऐसा लग रहा है कि दो कॉन्सेक्यूटिव टर्म का डिफरेंस या दो कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स का क्या होता है बेटा सम, या तो पहले वाले टर्म्स दो कॉन्सेक्यूटिव के बीच में ही गेम खेल रहा है। जो कुछ भी हो रहा है दो लगातार टर्म्स के बीच का ही गेम चल रहा है। तो अब मेरे दिमाग में एक यहां पे कॉन्सेप्ट दौड़ रहा है, वो ऐसा सुनना बेटा कि अगर दो लगातार टर्म्स के बीच का गेम खेल रहा है, आपके पास दिया कि an की वैल्यू जो होगी वो आ जाएगी p अल्फा की पावर n प्लस q बीटा की पावर n। मैं अगर n की वैल्यू 0 रखता हूं यानी a नॉट निकालता हूं, तो किसी भी नंबर की पावर 0 क्या हो जाएगा बेटा? वो आ जाएगा, तो आ जाएगा p प्लस q। एक बात तो जो मुझे यहां से मिली वो कुछ ऐसा। अगर मैं n की वैल्यू, यहां मैंने क्या रखा बेटा? मैंने n की वैल्यू 0 रखी, यानी मैं a नॉट निकाल रहा हूं। अगर मैं n की वैल्यू 1 रख दूं, यानी a1 निकालने में इंटरेस्टेड हूं, a1, तो क्या हो जाएगा बेटा? p अल्फा प्लस q बीटा। दैट्स इट। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं, इसके पीछे का लॉजिक अभी थोड़ी देर में आपको चमक जाएगा ऑटोमेटिकली। मैं कोशिश कर रहा हूं यह जानने की कि क्या a2 की वैल्यू a1 और a0 के टर्म्स में कुछ आ सकता है क्या। पूछा सवाल में था मेरे पास a12 बताओ, और गेम किस में खेल रहा है? इसके जस्ट बाद वाले दो टर्म्स के बीच में। यही हो रहा है ना, यही हो रहा है ना। आप देखो a12 पूछ रहा है और बाकी के उसके जस्ट पीछे वाले दो टर्म्स के बीच में ही गेम खेल रहा है। तो मेरे दिमाग में यह कॉन्सेप्ट दौड़ रहा था कि क्या मैं a2 को a1 और a0 से रिलेट कर सकता हूं क्या।
चलिए भैया इक्वेशन नंबर सेकेंड ले लिया। अब मैं यहां पे n की वैल्यू 2 सब्स्टिट्यूट करता हूं, तो ये क्या आ जाएगा बेटा, देखिएगा a2, ये आ जाएगा p अल्फा स्क्वायर प्लस q बीटा स्क्वायर। भैया इसका इन दोनों से क्या लेना देना नहीं समझ में आ रहा। पहले तो इक्वेशन पे चलते कि इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वन, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वन इक्वल टू 0, और इसके रूट से अल्फा और बीटा। तो आपको नहीं लगता कि अगर अल्फा रूट है तो हो जाएगा अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा माइनस वन इक्वल टू 0, और ये है बीटा स्क्वायर माइनस बीटा माइनस वन इक्वल टू 0। भैया अगर मान लो कि मुझे a2 को a1 और a0 से रिलेट करना है, तो मुझे पावर जो 2 है रिड्यूस करके पावर 1 और पावर 0 तक जाना है। एडवांस वाले माइंडसेट से सोचना बेटा। तो मैं पावर 2 को चाहूं तो पावर 1 में रिड्यूस कर सकता हूं, पावर 2 को चाहूं तो पावर 1 में रिड्यूस कर सकता हूं, कुछ इस तरीके से इन दोनों इक्वेशंस को यूज करके। चले भैया उस तरीके से इसका भी स्वाद लेते हैं थोड़ा थोड़ा। तो अल्फा स्क्वायर की जगह मैं अल्फा प्लस 1 लिखूंगा, और बीटा स्क्वायर की जगह पे बीटा प्लस 1 लिखूंगा। थोड़ा इसका बीटाडीन लगाते हैं, बहुत दर्द है इसको। चलिए ये हो जाएगा पी अल्फा प्लस पी प्लस क्यू बीटा प्लस क्यू। ओ भाई साहब a2 की वैल्यू आ गई पी अल्फा प्लस क्यू बीटा प्लस पी प्लस क्यू। अरे ये क्या चीज है और ये क्या चीज है, देखिएगा a2 की वैल्यू जो आई वो आई a1 प्लस a0। कुछ तो लॉजिक बिल्ड हुआ है, नहीं पता काम का या नहीं, पर लॉजिक बिल्ड हो चुका है दोस्त। a2 की वैल्यू a1 प्लस a0। अब ये पैटर्न अगर लगातार हमें मिल जाए ना, आहा स्वाद आ जाए। चलिए भैया ये पैटर्न बिल्ड करने की कोशिश करते हैं, ये पैटर्न बिल्ड करने की कोशिश करते हैं कि अगर a3 की वैल्यू a2 प्लस a1 हो गया, a4 की वैल्यू a3 प्लस a2 हो गया, तो हम मान लेंगे कि a12 जो होगा वो a11 प्लस a10 होगा, क्योंकि ये पैटर्न बिल्ड हो गया। कर लेते हैं भैया, a3 निकालने की कोशिश करता हूं। a3 में निकालता हूं p अल्फा की पावर 3 प्लस q बीटा की पावर 3। देखना मैं आइडियली इसमें चलूंगा अल्फा स्क्वायर इंटू अल्फा, क्योंकि मुझे ये रिड्यूस होकर अल्फा, ये तो देखो ना सिंगल वेरिएबल में आ गया पावर 1 में, बीटा स्क्वायर इंटू बीटा। दिमाग लगाते, अल्फा स्क्वायर की जगह पे अल्फा प्लस 1 और ये अल्फा रहने देता हूं, प्लस क्यू बीटा स्क्वायर की जगह पे बीटा प्लस 1 और ये बीटा रहने देता हूं। चलेगा थोड़ा मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा पी अल्फा स्क्वायर प्लस पी अल्फा। देखिए अल्फा अंदर मल्टीप्लाई, अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा, पी मल्टीप्लाई कर दे। सेम वे में क्यू बीटा स्क्वायर प्लस क्यू बीटा। भाई साहब ये तो सच में बवाल है गुरुजी, ये तो सच में बवाल तरीका है कैसे सवालों में ऑब्जर्व करे, क्रिटिकल थिंकिंग बिल्ड करे, ये समझ में आ गया। इन दोनों से मुझे समझ में आया कि भैया ये तो a2 कहता है, और इन दोनों से समझ में आया कि ये तो a1 कहता है। क्या आपको जो एक पैटर्न बिल्ड करना था वो हो गया? अभी भी कन्विंस नहीं कर पा रहे हो, एक और देख लो दोस्त, a4 के लिए भी देख लो, a4 के लिए देख लो। अब तो कन्विंस हो जाओगे ना दोस्त, अब तो कन्विंस करोगे ना अपने आप को। अगर a4 के लिए भी यही पैटर्न मिल गया तो अब तो कन्विंस कर लोगे ना दोस्त, हर जगह पे यही मिल रहा है। तो अब यहां पे जो बात समझ में आई वो कुछ ऐसी आई, पी अल्फा स्क्वायर प्लस क्यू बीटा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। एक मिनट मल्टीप्लाइड बाई बीटा स्क्वायर, क्योंकि दो बार है। चलिए अल्फा स्क्वायर की वैल्यू को कितना लिखूंगा, अल्फा प्लस 1, इसको कितना लिखूंगा अल्फा प्लस 1, क्यू टाइम्स बीटा स्क्वायर को बीटा प्लस 1 और ये भी बीटा प्लस 1। थोड़ा और सिंप्लीफाई करता हूं, पी ये अल्फा प्लस 1 का होल स्क्वायर है, यानी अल्फा स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 अल्फा। ये क्या है दोस्त, ये देखिएगा ये आपके क्यू टाइम्स बीटा प्लस 1 का होल स्क्वायर है, यानी बीटा स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 बीटा। चलिए भैया इसको थोड़ा ओपन करते हैं, पी अल्फा स्क्वायर प्लस पी प्लस 2p अल्फा। अच्छा जी, क्यू बीटा स्क्वायर प्लस क्यू प्लस 2q बीटा, 2q बीटा। अब मुझे ऐसा सोचना है कि a4 को a3 और a2 के टर्म्स में कन्वर्जन चाहिए, a4 को a3 और a2 के टर्म्स में कन्वर्जन चाहिए, क्योंकि यही पैटर्न मिलते आ जा रहा है, यही पैटर्न अभी तक हमें मिलते आ रहा है, यही पैटर्न मिलते आ रहा है। तो मैं यहां पे नोट करता हूं, मुझे चाहिए क्या दोस्त, मुझे चाहिए अपने पास a3 की जो वैल्यू आ रही है, अगर लॉजिकली देखो तो p अल्फा स्क्वायर क्यू बीटा स्क्वायर प्लस p अल्फा। तो मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि p अल्फा स्क्वायर और यहां से एक p अल्फा ले सकता हूं, p अल्फा स्क्वायर और एक p अल्फा यहां से ले सकता हूं, क्यू बीटा स्क्वायर और एक क्यू बीटा मैं यहां से ले सकता हूं, क्यू
बीटा स्क्वायर प्लस क्यू बीटा ले सकता हूं। अब बचा क्या, उस पर नजर मारते हैं भैया। यहां से पी अल्फा प्लस पी बचा, पी अल्फा प्लस पी बचा, और यहां से क्यू बीटा और यहां से क्यू बचा। स्वाद आ गया गुरुजी, कसम से स्वाद आ गया, क्योंकि ये A3 प्लस A2 के बराबर है। सिमिलर पैटर्न बार बार रिपीट हो रहा है, तो मैं मान लूंगा एक जनरलाइज वे में, एक जनरल वे में, कि भैया an की वैल्यू इसके पीछे दो टर्म्स के, इसके पिछले दो टर्म्स के सम के बराबर होगा। ये मुझे मिल गया, ये क्लैरिटी मुझे मिल चुकी है बाय दीज सिमिलर पैटर्न्स। सवाल पे चलते हैं। सवाल क्या बोलना चाह रहा है आपसे भैया? सवाल बिल्कुल बवाल तरीके से बोलना चाह रहा है। A12 का मतलब भैया A11 प्लस A10। चलिएगा देख लेते हैं बी ऑप्शन। बाय बाय। ये पैराग्राफ वाले सवाल हैं, क्या इसमें भी तुम अपनी क्रिटिकल थिंकिंग को बिल्ड कर पाए? अब आ जाते भैया कि A4 की वैल्यू पूछ रहा है। A4 इक्वल टू 28 के बराबर दे रखा है। क्या बोला है दोस्त? कि भैया A4 की वैल्यू 28 के बराबर है। मेरे दिमाग में जो चल रहा है मैं उस पर थोड़ा सोचने की कोशिश करता हूं कि भैया A4 जो होगा ये कुछ ऐसा होगा, P अल्फा की पावर 4 प्लस Q बीटा की पावर 4। ऐसा होगा दोस्त, यही आप सोच रहे हो, ये एग्जैक्टली आप भी सोच रहोगे जितना मैं समझ पा रहा हूं। हाँ भैया एग्जैक्टली हम भी यही सोच रहे हैं। अब अल्फा की पावर 4 को रिड्यूस करोगे किसमें बेटा? भैया लीनियर वाले टर्म्स में, यानी अल्फा प्लस 1 और अल्फा प्लस 1 में। एग्जैक्ट ऐसा भी आप सोच रहोगे। कैसे तोड़ना है भैया? इसको जो तोड़ना है वो मुझे तोड़ना है। बाय द वे तोड़ने से याद आया कि A4 वाले पे थोड़ा फोकस मैं एक बार और करना चाहूंगा। मुझे क्या करना है बेटा? A4 वाले पे फोकस करना है। A4 वाले में अगर मैं फोकस करूं तो कुछ बात ऐसी आ रही है, ध्यान से सुनना बेटा। मुझे जो क्लियर कट समझ में आ रहा है ना वो ऐसा है कि मैं इसी को रिड्यूस करूंगा, मैं इसी को रिड्यूस करूंगा, क्योंकि मुझे लीनियर तक आना है, मुझे लीनियर तक आना है। पी अल्फा स्क्वायर को क्या लिखोगे बेटा? अल्फा स्क्वायर हो जाएगा अल्फा प्लस 1, तो पी अल्फा, साथ में एक और पी अल्फा, और आई थिंक नहीं 2p अल्फा, और यहां से p अल्फा। चलो मैं A4 को लिखता हूं, ये वाला टर्म छोड़, वेट, ये टर्म पे फोकस करो, इस टर्म पे फोकस करिए, इस टर्म पे फोकस करिए। p अल्फा स्क्वायर, चलिए इसको नोट ही कर लेता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, ताकि कंफ्यूजन हो। A4 जो आ रहा है वो आ रहा है p अल्फा स्क्वायर, और क्या आ रहा है दोस्त? प्लस p प्लस 2p अल्फा, प्लस p प्लस 2p अल्फा। सेम वे में q के लिए आ रहा है q बीटा स्क्वायर प्लस q प्लस 2q बीटा। यही आ रहा है दोस्त, नोट कर लीजिएगा, सेम यही आ रहा है। हाँ, मुझे लीनियर में ले जाना है तो मैं अल्फा स्क्वायर की जगह क्या लिखूंगा? अल्फा प्लस 1 प्लस p प्लस 2p अल्फा। q बीटा स्क्वायर की जगह क्या लिखूंगा? बीटा प्लस 1 प्लस q प्लस 2q बीटा। थोड़ा और काम करता हूं भैया, p अल्फा प्लस p आ रहा है, प्लस p आ रहा है, प्लस p प्लस 2p अल्फा। यहां से आ रहा है q बीटा प्लस q प्लस q प्लस 2q बीटा। मुझे जो आइडियली A4 की वैल्यू मिल रही है, A4 की वैल्यू मिल रही है वो कुछ ऐसी मिल रही है, p अल्फा प्लस 2p अल्फा, 3p अल्फा, 3p अल्फा प्लस 3q बीटा प्लस 2p प्लस 2q। अच्छा जी, अगर मैं यहां से 3 को कॉमन ले लूं तो आ जाएगा p अल्फा प्लस q बीटा, और यहां से क्या आ जाएगा 2p प्लस q। ऐसी वैल्यूज मुझे A4 की दिखती हुई नजर आ रही है मोस्ट सिंप्लीफाइड फॉर्म में। अब आ जाते भैया यहां पे सवाल लगेगा कैसे, उस पर नजर सुनना बेटा। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 के रूट क्या बेटा? अल्फा और बीटा। तो मुझे सम ऑफ रूट्स बताइएगा फटाफट, अल्फा प्लस बीटा बताइएगा फटाफट से। भैया अल्फा प्लस बीटा जो आएगा वो अपने पास आ जाएगा 1, और अल्फा इंटू बीटा जो आएगा वो आ जाएगा अपने पास -1। मुझे यार क्या करना है ना, अल्फा और बीटा दोनों ही नहीं चाहिए। फाइनल जवाब में मुझे अल्फा और बीटा नहीं चाहिए, मुझे पीक्यू के टर्म्स में रिलेशन चाहिए। ध्यान दीजिएगा, जो अभी हमने रिजल्ट निकाला है बहुत अजीब सा, ये बहुत अजीब सा निकाला है। एक काम करते हैं, मैं ना सिर्फ इसको अल्फा वाले में लिखता हूं और सिर्फ बीटा वाले में लिखता हूं। मैं थोड़ी चालाकी कर रहा हूं क्योंकि मुझे अल्फा और बीटा दोनों ही नहीं चाहिए। ध्यान से देखिएगा बेटा, इस पार्ट को ध्यान से देखिएगा, मुझे अल्फा और बीटा दोनों ही नहीं चाहिए। तो मैं थोड़ी सी चालाकी इसमें करना चाहता हूं। क्या करने वाला हूं, ध्यान दीजिएगा बेटा।
मैं अल्फा के टर्म्स में लिखने वाला हूं और बीटा के टर्म्स में लिखने वाला हूं। मैं इसको अल्फा के टर्म्स में और बीटा के टर्म्स में लिखने वाला हूं। तो मैं चाहूं तो इसको अल्फा टाइम्स 3p माइनस 3q लिख सकता हूं। कैसे? सुनना, अल्फा और बीटा की वैल्यू अगर 1 के बराबर है तो क्या मैं अल्फा की वैल्यू या बीटा की वैल्यू छोड़ो, एक मुझे रिड्यूस करना है तो 1 माइनस अल्फा लिख सकता हूं, 1 माइनस अल्फा लिख सकता हूं। कर सकता हूं बेटा? चलो करके देख लेते भैया। 3p अल्फा प्लस 3q, बीटा की जगह अल्फा 1 माइनस अल्फा, 1 माइनस अल्फा करूंगा क्योंकि मुझे एक तो रिड्यूस करना है। मुझे एक्चुअल में ना तो अल्फा चाहिए ना तो बीटा चाहिए, तो कैसे करके एक एक रिड्यूस करूंगा। मेरा दिमाग ऐसा बोल रहा है कि मैं एक एक करके रिड्यूस करूं, थोड़ा आइडियली इसमें एक एक करके रिड्यूस करने की कोशिश करूं। अब देखिएगा कितना हो जाएगा, 3p अल्फा प्लस ये देखिएगा बेटा माइनस का 3q अल्फा, 3q अल्फा, और यहां से आ जाएगा 3q प्लस 2p प्लस 2q। ओ भाई साहब, अगर मैं अल्फा कॉमन ले लूं तो यह जाता है 3p माइनस 3q, और यहां से देखिए बेटा ये कितना आ जाएगा, क्या ये आपके पास 2p प्लस 5q आएगा, 2p प्लस 5q आएगा। हाँ जी गुरुजी, 3p माइनस 3q का मैं क्या करने वाला हूं ये थोड़ा आइडियली सोचना पड़ेगा। अब इसकी वैल्यू आप देखो तो बोला है कि 28 आ रहा है, कितना 28 आ रहा है, इसकी वैल्यू कितना बोला कि 28 आ रहा है। मैं थोड़ा लिखने की कोशिश करता हूं, थोड़ा दिमाग लगाता हूं, ये 28 है, ये 28 है, ये 28 है। अब पूरा का पूरा फोकस लगा देना मेरी जान। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो फैक्ट दिया है ये फैक्ट आपको इशारा कर रहा है बेटा कैसा, कंपैरिजन की तरफ। यार ये रेशनल है, ये रेशनल है, मैंने कंपेयर किया, चूंकि इरेशनल नहीं दिया तो मैं इसको 0 इंटू रूट 5 करके मैं इसका भी कंपैरिजन कर लेता बड़े आराम से। सेम वे में मैं चलने की कोशिश कर रहा हूं और समझ रहा हूं कि भैया ये अल्फा वाला टर्म है और यहां पे अल्फा वाला टर्म नहीं है, तो क्या मैं अल्फा इंटू 0 कर सकता हूं बेटा? बताना। ये आपका कांस्टेंट टर्म है, ये आपका कांस्टेंट टर्म है, तो जो आइडियली मैं लॉजिक बिल्ड करने की कोशिश कर रहा हूं, सुनना मेरी जान क्या कर रहा हूं कि ये अल्फा वाला टर्म है, इधर फ्री फ्रॉम अल्फा था तो मैंने अल्फा वाला टर्म बना के कंपैरिजन किया, तो क्या आया 3p माइनस 3q इक्वल टू 0, और दूसरी जगह क्या आया 2p प्लस 5q इक्वल टू 28। दिखा बेटा, यही तो वो फैक्ट यूज करने की बात कर रहा था। अब मैं यहां से सॉल्व करूंगा तो p की वैल्यू आ जाएगी q के बराबर। ओहो मजा आ गया, ये यहां पे सब्स्टिट्यूट करिए, देखिए क्या आ जाएगा, p की वैल्यू q के बराबर, तो यह जाएगा 2p की जगह 2q प्लस 5q इक्वल टू 28। तो मुझे जो मिल गया भैया 7q इक्वल टू कितना बेटा 28, q की वैल्यू 4। अब q की वैल्यू 4 आया तो p की भी वैल्यू कितनी आ गई 4 आ गई। p और q आते ही सवाल का जवाब आपके सामने फटाक से ऐसे दिख रहा है जैसे मानो कि आपने एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट को आराम से खुलासा कर दिया। p की वैल्यू 4, p की वैल्यू 4 और q की वैल्यू 2 4 जा 8, कितना आ गया बेटा 12। देखिएगा सही जवाब, तो भैया 12 आपका ऑप्शन डी आराम से आ जाएगा। ये पैराग्राफ वाला सवाल कितना ज्यादा एनालिटिकल स्किल को यूज किया ये आपको कहीं ना कहीं दिख गया होगा। अब यार कुछ सवाल है जो हमारी तरफ से ये जरूर से आप ट्राई करेगा, अनलेस मैं अगले सेशन में लेकर आ जाऊंगा। तो एक ये सवाल है यार काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जरूर से ट्राई करेगा। सो दिस इज ऑल फॉर द टुडे लेक्चर। आई एम होपिंग कि यार ये जो पूरा इंटेंट है ये आपको समझ में आएगा और ये इंटेंट आपका जनरेट करके देगा निम्बस अर्ली अचीवर बैच फॉर द जेईई 2027। इंडिया के सारे टॉप एजुकेटर्स आपको मिल रहे हैं, तो और क्या चाहिए, ज्यादा टाइम मत लगाओ, फटाफट जाओ, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा हुआ है, जरूर से यहां पे जाकर अवेल कर लो। सो दैट्स ऑल फॉर द टुडे सेशन। आई एम होपिंग कि आज का ये जो सवाल है ये एक अलग लेवल का थ्रिल देकर गया। कीप रॉकिंग, कीप साइंग, लेट्स क्रैक इट, गुड बाय, बाय बाय, शायनारा।